किसी भी मर्डर मिस्ट्री में ना सबसे पहला सवाल हमेशा यही उठता है कि कातिल आखिर है कौन। हाँ, बिल्कुल। सबसे लाजमी सवाल है ये। लेकिन आज जिस स्रोत सामग्री का हम इस गहन विश्लेषण में अध्ययन कर रहे हैं वो एक बहुत ही परेशान करने वाला सच सामने लाती है। सही कहा आपने। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि हत्या किसने की, बल्कि ये होता है कि पुलिस और जांच एजेंसियों ने कातिल को कैसे भागने दिया। एग्जैक्टली। और इसी पर हमारी आज की चर्चा आधारित है। तो 15-16 मई 2008 की रात नोएडा का सेक्टर 25, 14 साल की आरुषि तलवार की हत्या होती है। शुरुआत में पुलिस सीधे तौर पर घर के नौकर हेमराज को कातिल मान लेती है। जो कि उस रात गायब था। हाँ, लेकिन अगले ही दिन कहानी पूरी तरह पलट जाती है। उसी हेमराज की लाश उसी घर की छत पर मिलती है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयंकर मोड़ था। बिल्कुल। तो आज का ये विश्लेषण इस बारे में नहीं है कि यह अपराध किसने किया, बल्कि इस बात का एक क्रोनोलॉजिकल अध्ययन है कि कैसे एक के बाद एक हुई गलतियों ने प्रक्रियात्मक गलतियों ने एक दोहरे हत्याकांड को भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे बड़े सबूतों के अभाव वाले मामले में बदल दिया। इस केस की सबसे बड़ी त्रासदी ही यही है। मतलब इसमें विज्ञान और तर्क की जगह ना पूर्वाग्रहों और जल्दबाजी ने ले ली थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ये मामला महज एक अनसुलझी पहेली नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टेमिक फेलियर यानी व्यवस्था की विफलता का बहुत बड़ा दस्तावेज है। बिल्कुल। जब हम शुरुआती 48 घंटों का विश्लेषण करते हैं ना, जिन्हें फोरेंसिक विज्ञान में गोल्डन आवर कहा जाता है, तो ये समझ में आता है कि न्याय की हार अदालत में नहीं हुई थी। तो कहाँ हुई थी? उसी दिन उस घर के अंदर हो गई थी। उस घर के अंदर जो हुआ उसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मतलब क्राइम सीन असल में एक अनसुलझी पहेली, लेकिन जिक्सो पजल की तरह होता है। हाँ, सही उपमा है। लेकिन जब बिना किसी रोक टोक के बाहरी लोग उस कमरे में घुसते हैं ना, तो वो सिर्फ उस पजल के टुकड़ों को बिगाड़ते नहीं हैं। वो अपनी जेब से दूसरे पजल के टुकड़े निकालकर उस क्राइम सीन में मिला देते हैं। क्या बात है, बहुत ही सटीक तरीके से समझाया आपने इसे, है ना? इस मामले में मीडिया, रिश्तेदार, पड़ोसी, मतलब सब बिना किसी पुलिस टेप या बैरिकेड को उस घर में आते जाते रहे। बिल्कुल। अब जांचकर्ताओं के लिए ये जानना लगभग असंभव हो जाता है कि कौन सा निशान असली कातिल का है और कौन सा किसी पड़ोसी के जूतों का। और यहीं पर ना फोरेंसिक विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम टूट जाता है, जिसे लोकार्ट का विनिमय सिद्धांत या लोकार्ट्स एक्सचेंज प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जब भी दो चीजें संपर्क में आती हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ भौतिक आदान प्रदान जरूर होता है। मतलब कुछ सुराग छूट जाता है। एग्जैक्टली। जब हत्यारा उस कमरे में आया होगा तो वो अपने साथ मिट्टी, बाल या कपड़ों के रेशे लाया होगा और जाते वक्त वहां से कुछ ले गया होगा। लेकिन वहां तो भीड़ जमा थी। वही तो, जब दर्जनों बाहरी लोग उस कमरे में बेरोक टोक घुस गए तो उन्होंने हत्यारे के छोड़े गए हर सुराग पर अपने निशान छोड़ दिए। बाप रे। दरवाजों के हैंडल पर अनगिनत फिंगरप्रिंट्स छप गए। जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर लोगों ने पैर रख दिए। तो इसका कानूनी असर क्या होता है? इसका सीधा तकनीकी परिणाम ये होता है कि कोई भी फिंगरप्रिंट या डीएनए सबूत अदालत में टिकी नहीं पाता। अदालत में बचाव पक्ष का वकील आसानी से ये साबित कर सकता है कि जो फिंगरप्रिंट मिला है वो कातिल का नहीं, बल्कि हत्या के बाद वहां आए किसी तमाशबीन का है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। जी बताइए। अक्सर इन शुरुआती गलतियों को पुलिस की पेशावर ट्रेनिंग की कमी कहकर टाल दिया जाता है। क्या हम सिर्फ ट्रेनिंग की कमी का बहाना बनाकर एक बहुत बड़ी प्रशासनिक नाकामी को छुपा नहीं रहे हैं? मतलब नोएडा कोई दूरदराज का गांव तो था नहीं। बिल्कुल नहीं, एक हाई प्रोफाइल शहरी इलाका था। तो क्या ये संभव नहीं है कि ये केवल ट्रेनिंग की कमी नहीं थी, बल्कि वीआईपी लोगों की मौजूदगी और मीडिया के भारी जमावड़े के कारण पुलिस ने जानबूझकर प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया था? ये एक बहुत ही जायज संदेह है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। केवल ट्रेनिंग को दोष देना ना पूरी तस्वीर को नहीं दिखाता है। तो और क्या कारण हो सकता है? स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर कॉग्निटिव बायस या मानसिक पूर्वाग्रह की एक बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है, विशेष रूप से जिसे टनल विजन कहा जाता है। टनल विजन मतलब सिर्फ एक ही दिशा में देखना? बिल्कुल। जब पुलिस पहले दिन वहां पहुंची तो उन्हें एक मृत शरीर मिला और एक नौकर गायब दिखा। अब भारतीय समाज के पारंपरिक ढांचे में ऐसे मामलों में अक्सर सबसे पहला शक घर के कर्मचारियों पर ही जाता है। हाँ, ये तो होता है।
तो पुलिस ने तुरंत अपने दिमाग में कहानी गढ़ ली कि नौकर ने हत्या की और वो फरार हो गया। जब जांचकर्ताओं के दिमाग में एक तयशुदा कहानी होती है ना, तो वो केवल उसी कहानी की पुष्टि करने वाले सुराग ढूंढते हैं, और जो तथ्य उस कहानी से मेल नहीं खाते उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। और शायद इसी टनल विजन का नतीजा था कि पुलिस ने छत पर जाने वाले दरवाजे पर लगे खून के निशानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एग्जैक्टली। एक दिन तक उस खुली छत की तलाशी ही नहीं ली गई जहां हेमराज की लाश पड़ी थी। ये सच में चौंकाने वाला है। ये टनल विजन का सिद्धांत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाता है कि पुलिस एक गायब नौकर को पूरे शहर में क्यों ढूंढ रही थी, जबकि वो उसी इमारत की छत पर था। हाँ, ये सबसे बड़ी विफलता थी। लेकिन देखिए, जब शुरुआती पुलिस प्रक्रिया इस तरह से ढह जाती है ना, तो न्याय की आखिरी उम्मीद वैज्ञानिक जांच या फॉरेंसिक पर टिक जाती है। लेकिन केस से जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि फॉरेंसिक स्तर पर भी भारी खामियां थीं। सैंपल खराब हो गए और डीएनए नष्ट हो गया। जी। यहां मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये फॉरेंसिक लापरवाही तकनीकी रूप से कैसे काम करती है। मतलब कोई बायोलॉजिकल सैंपल लैब तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह बर्बाद कैसे हो जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसे समझने के लिए ना हमें डीएनए और बायोलॉजिकल सबूतों की बायोलॉजी को समझना होगा। अच्छा। देखिए, जब किसी क्राइम सीन से खून से सना कोई कपड़ा या चादर उठाई जाती है, तो उसे प्रिजर्व करने का एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक तरीका होता है। अगर खून गीला है तो उसे पहले सामान्य तापमान पर सुखाया जाना चाहिए और फिर कागज के लिफाफों में पैक किया जाना चाहिए ताकि वो एक तरह से सांस ले सके। कागज के लिफाफों में? हाँ, लेकिन दस्तावेजों से पता चलता है कि इस केस में कई नमूनों को गीली अवस्था में ही प्लास्टिक की थैलियों में सील कर दिया गया। बाप रे, प्लास्टिक में? बिल्कुल। अब होता यह है कि जब नमी को प्लास्टिक में कैद कर दिया जाता है तो वहां बैक्टीरिया और फंगस बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। ओहो, तो वो सैंपल खराब कर देते हैं। एग्जैक्टली। ये सूक्ष्म जीव डीएनए के मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से खाने लगते हैं। लैब तक पहुंचते पहुंचते वो अहम सबूत केवल एक जैविक कचरे में बदल चुका होता है, जिसे दुनिया की कोई भी आधुनिक मशीन डिकोड नहीं कर सकती। मतलब विज्ञान ने काम करना बंद नहीं किया था, बल्कि जांच के तरीके ने विज्ञान को काम करने का मौका ही नहीं दिया। सही कहा आपने। यही इस पूरे मामले का सबसे निराशाजनक पहलू है। इसके अलावा एक और तकनीकी शब्द है चेन ऑफ कस्टडी, यानी सबूतों की सुरक्षा की कड़ी। ये चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है? इसका मतलब है कि क्राइम सीन से लेकर लैब और फिर अदालत तक सबूत कब, कहां और किसके पास था, इसका एक अटूट लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन इस मामले में कई सैंपल्स की चेन ऑफ कस्टडी ही टूट गई। यहां तक कि पैथोलॉजी लैब में स्वैब बदल जाने जैसी गंभीर लापरवाहियां भी सामने आईं। क्या बात कर रहे हैं? स्वैब ही बदल गए? जी हाँ। अब आप ही सोचिए, जब अदालत में ये साबित ही नहीं किया जा सकता कि जो सैंपल लैब में टेस्ट हुआ है वो वही सैंपल है जो क्राइम सीन से उठाया गया था, तो उस रिपोर्ट की कोई कानूनी अहमियत रह जाती है क्या? बिल्कुल नहीं, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। एग्जैक्टली। और जब विज्ञान इस तरह फेल हो जाता है और ठोस सबूतों का अकाल पड़ जाता है, तो एक बहुत ही खतरनाक खालीपन पैदा होता है। हाँ, वैक्यूम बन जाता है। और इस केस के स्रोतों को पढ़ने पर साफ दिखता है कि इस खालीपन को जांच एजेंसियों के अनुमानों और मीडिया की मनगढ़ंत कहानियों ने भर दिया। बिल्कुल सही कहा। पुलिस के पास इस बात का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात घर के अंदर आखिर हुई कैसे। इसलिए उनकी थ्योरी हर दूसरे दिन बदल रही थी। हाँ, कभी कोई आरोपी तो कभी कोई। वही तो, पहले हेमराज आरोपी था, फिर शक माता पिता पर गया और फिर घर के अन्य नौकरों पर। ये ऐसा था जैसे बिना स्क्रिप्ट की कोई नाटक चल रहा हो, जहां हर रोज एक नया विलन गढ़ा जा रहा था। और ये खालीपन केवल पुलिस थ्योरीज तक सीमित नहीं रहा ना। कानूनी दस्तावेजों और बाद के फैसलों में इस बात की कड़ी आलोचना की गई है कि कैसे इस केस का पूरा मीडिया ट्रायल हुआ। वो तो हमने सबने देखा है। बिना किसी ठोस सबूत या अदालत के फैसले के न्यूज चैनलों पर रात रात भर ऐसे कार्यक्रम चले जिनमें डमी लाशें लाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। हाँ, वो बहुत ही भद्दा था। मृत बच्ची और उसके माता पिता के चरित्र को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही गईं जिनका कोई फोरेंसिक आधार ही नहीं था। विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि इस अनियंत्रित मीडिया कवरेज ने न केवल पब्लिक परसेप्शन को बुरी तरह प्रभावित किया, बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया को एक तमाशा बना दिया। सही बात है।
और मतलब जब रोज रात को लाखों लोग टीवी स्क्रीन पर एक ही नैरेटिव देखते हैं तो एक अदृश्य जन दबाव पैदा होता है, पब्लिक प्रेशर। एजेंसियों पर यह दबाव नहीं बनता कि वो सच्चाई खोजना छोड़ दें और बस जनता को शांत करने के लिए कोई ना कोई रिजल्ट दिखा दें। 100% बनता है। ऐसा लगता है कि इस दबाव के चक्रव्यूह में पड़कर एजेंसियां किसी न किसी को अपराधी साबित करने की जल्दबाजी में लग जाती हैं, जिससे असली कातिल सुरक्षित बच निकलने का मौका पा लेता है। ये दबाव का चक्र बहुत ही वास्तविक और खतरनाक होता है। जब स्थानीय पुलिस पूरी तरह से दिशाहीन हो गई और मीडिया का शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये मामला देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया। हाँ, सीबीआई की एंट्री हुई। अब आम धारणा ये होती है कि एक बड़ी और प्रोफेशनल एजेंसी आते ही कोई जादू कर देगी और सच सामने आ जाएगा। लेकिन विज्ञान किसी एजेंसी के नाम या बैच से तो प्रभावित नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। अगर पहले 48 घंटों में सबूत नष्ट हो चुके हैं, तो सीबीआई भी उस शून्य से कुछ नहीं निकाल सकती। इस केस में सीबीआई की जांच ने इस पूरी विडंबना को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। सीबीआई की जांच का वो हिस्सा वाकई बहुत चौंकाने वाला है। मतलब एक ही एजेंसी, सबूतों का एक सेट, लेकिन दो अलग अलग टीमें और उनके निष्कर्ष एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। हाँ, ये बहुत ही अनोखी बात थी। पहली टीम ने महीनों जांच की और उनका निष्कर्ष था कि हत्या घर के अन्य नौकरों ने की है। उन्होंने इसके लिए नार्को टेस्ट जैसी तकनीकों का सहारा लिया, जिनकी वैज्ञानिक वैधता हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। बिल्कुल। लेकिन जब यह मामला सीबीआई की दूसरी टीम के पास गया, तो उन्होंने पुरानी टीम के निष्कर्षों को पूरी तरह खारिज कर दिया और माना कि हत्या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर माता पिता ने ही की है। ये विरोधाभास आखिर कैसे संभव है? मैं बताती हूँ। ये विरोधाभास ठीक उसी सबूतों के अभाव का नतीजा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, जब आपके पास किसी अपराध को सुलझाने के लिए 100% सबूतों की जगह केवल 10 या 15% बिखरे हुए सुराग होते हैं ना, तो उन सुरागों को किसी भी कहानी में फिट किया जा सकता है। ये तो है। पहली टीम ने उन 10% सुरागों को नौकरों की थ्योरी के हिसाब से पढ़ा और दूसरी टीम ने उन्हीं सुरागों को माता पिता के खिलाफ एक परिस्थितिजन्य कहानी में पिरो दिया। लेकिन कानूनी रूप से सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दोनों में से कोई भी टीम अपने दावों को अदालत में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी बिना किसी उचित संदेह के साबित करने लायक फोरेंसिक सबूत नहीं जुटा पाई। तो फिर नतीजा क्या हुआ? यही कारण है कि अंततः खुद सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी और इसे एक ब्लाइंड केस मानना पड़ा। एक ब्लाइंड केस जो फिर भी अदालतों में सालों तक चला? हाँ, बिल्कुल चला। अगर हम इसके अदालती सफर का कालक्रम देखें तो 2013 और 2017 के फैसलों के बीच का अंतर हमारी न्याय व्यवस्था के काम करने के तरीके पर बहुत रोशनी डालता है। बिल्कुल सही। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद परिस्थितियों के आधार पर माता पिता को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। जी। लेकिन जब यह मामला 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो पूरा नजरिया ही बदल गया। क्योंकि 2017 का हाईकोर्ट का फैसला असल में उन शुरुआती 48 घंटों की गलतियों का ही अंतिम कानूनी दस्तावेज है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये मामला एविडेंस डेफिशिएंट यानी सबूतों के अभाव वाला है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए माता पिता को बरी कर दिया। तो क्या इसका मतलब है कि उन्होंने उन्हें पूरी तरह निर्दोष मान लिया? देखिए, कानूनी भाषा में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का एक बहुत ही कड़ा मानक होता है। अदालत किसी को केवल इस आधार पर सजा नहीं दे सकती कि अगर इन्होंने नहीं मारा तो और किसने मारा होगा। हाँ, ये तर्क अदालत में नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। अभियोजन पक्ष को ये साबित करना होता है कि केवल और केवल इन्होंने ही मारा है और इसका ये वैज्ञानिक और भौतिक प्रमाण है। जब पुलिस जांच की गलतियों के कारण वो वैज्ञानिक प्रमाण कभी लैब तक पहुंच ही नहीं पाए, तो हाईकोर्ट के पास कानूनन बरी करने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि हाईकोर्ट का फैसला ये नहीं कह रहा था कि कौन निर्दोष है और कौन नहीं, बल्कि वो ये कह रहे थे कि जांच इतनी खराब थी कि राज्य यानी स्टेट किसी का भी अपराध साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। एग्जैक्टली 100% यही बात है। ये केस हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। जब हम इन सभी स्रोतों और तथ्यों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक ही निष्कर्ष उभर कर सामने आता है। वो क्या? किसी अपराध से भी ज्यादा खतरनाक एक दूषित और दिशाहीन जांच होती है। बिल्कुल। एक कातिल एक अपराध करता है, लेकिन एक गलत जांच पूरी न्याय प्रणाली की नींव को ही खोखला कर देती है। और ये खोखलापन समाज के लिए बहुत हानिकारक है। ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग का उद्देश्य केवल नियम रटना नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए?
जांचकर्ताओं को कॉग्निटिव बायस से बचाना होना चाहिए। उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि कैसे वीआईपी या मीडिया के भारी दबाव में भी क्राइम सीन की पवित्रता को बनाए रखा जाए। सही बात है। अगर पहले ही दिन उस घर को सील कर दिया जाता, वैज्ञानिक तरीके से खून के नमूने लिए जाते और एक तय चेकलिस्ट के तहत पूरी इमारत की, जिसमें छत भी शामिल है, तलाशी ली जाती, तो आज हमारे पास कयासों की जगह ठोस जवाब होते। बिल्कुल। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो दिखाता है कि न्याय की मशीनरी कितनी नाजुक है और एक छोटी सी मानवीय चूक या पूर्वाग्रह पूरी व्यवस्था को कैसे पटरी से उतार सकता है। जब हम मीडिया की सुर्खियों से परे जाकर केवल तथ्यों और दस्तावेजों को देखते हैं तो सच्चाई का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा सामने आता है। जी, बिल्कुल अलग चेहरा। तो अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो सुनने वालों की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। अच्छा, वो क्या है? आज के इस मामले में हमने देखा कि कैसे मीडिया के नैरेटिव और शुरुआती गलतियों ने एक केस को सालों तक भटकाए रखा। हाँ। तो क्या ये संभव नहीं है कि अगर हमारी सामूहिक याददाश्त और न्याय की समझ केवल शुरुआती 48 घंटों की आक्रामक मीडिया कवरेज से ही तय होती है, तो इतिहास में ऐसे ना जाने कितने सुलझे हुए मामले दर्ज होंगे जो असल में किसी ठोस फोरेंसिक सच्चाई का नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहुत अच्छी तरह से बेची गई कहानी का नतीजा है। बाप रे, ये तो सच में डराने वाला विचार है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी व्यवस्था और जनधारणा के बीच के खतरनाक रिश्ते पर हमेशा एक सवालिया निशान लगाता रहेगा। और इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।